कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो विकास किससे प्रभावित होता है ये बताना है आपको। तो केवल आनुवंशिकता से या केवल आनुवंशिकता और वातावरण से या केवल वातावरण से, या चौथा पॉइंट दिया गया है न तो आनुवंशिकता और न ही वातावरण से। तो विकास जो है किससे प्रभावित होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो होता है केवल वातावरण से प्रभावित होता है विकास, जो है आनुवंशिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर पहले का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। 2 नंबर पूछा गया था, एक बच्चा जो है पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंक लेता है की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ये स्थिति विकास किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। आपको बताना है यहाँ पर शीर्षगामी सिद्धांत या अधोगामी सिद्धांत या स्वरूपता की सिद्धांत, एकरूपता या एकीकरण का सिद्धांत। तो जो है यहाँ पर बच्चा गेंद पकड़ने से पहले गेंद फेंकने का काम कर रहा है, इसका मतलब अधोगामी होता है। यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर अधोगामी शीर्ष अनुक्रम लिखा गया है, देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। तो गत्यात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास पूछा जा रहा है, कब तक होता है, या बाल्यावस्था तक होता है, या किशोरावस्था तक होता है, या वयस्कता तक, या संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो जो है गत्यात्मक जो होता है यह बाल्यावस्था तक नहीं होता है विकास, यानी किशोरावस्था तक नहीं होता है, वयस्कता तक नहीं होता है। तो जो है विकास गत्यात्मक हो जाए बढ़ता जाता है, तो ये संपूर्ण जीवन के दौरान होता है। तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक। तो यहाँ पर तीसरे का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 दिया गया है। 4 नंबर दिया गया है, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में कौन सी संस्था जिम्मेदार है। प्राथमिक के लिए पूछ रहा है, तो परिवार होगा, या धर्म होगा, या विद्यालय होगा, या समुदाय। तो कौन सा होगा। तो प्राथमिक समाजीकरण की बात जो है पहले ये परिवार से शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पर परिवार सही हो जाएगा, चौथे का तीसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पूछा गया था यहाँ पर, भाषा एवं विचार के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है यहाँ पर, भाषा भाषा निर्धारण करते हैं, या भाषा का निर्धारण करती है, या भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र होते हैं, या भाषा और विचार दोनों एक आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। तो जो है पियाजे कहते हैं पहले विचार आता है फिर भाषा आता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पियाजे, बी से विचार, ये ट्रिक हो जाता है यहाँ पर। और वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आता है और फिर उसके बाद जो है विचार आता है। तो यहाँ पर जो है पियाजे के अनुसार जो है पाँचवें का पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में और छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार निम्न अणु की सोच आधार क्या है, आपको बताना है यहाँ पर, कि केंद्रीयता है, या क्रमबद्धता है, या संरक्षणता है, या परिपक्वता। तो यहाँ पर अनु सोचती है कि पतला में लंबा है, जबकि ज़्यादा किस में आता है, चौड़े में आता है। तो यहाँ पर वो समझ नहीं पा रही है, यानी 2 से 6 वर्ष के बीच या 7 वर्ष के बीच में होगी। तो समझने की भाव ये कौन सा होगा। तो परिपक्वता से है नहीं, और क्रमबद्धता से है नहीं, संरक्षण से भी नहीं है। तो यहाँ पर छठे का पहला सही हो जाएगा, केंद्रीयता से है। तो यहाँ पर चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर यहाँ पर पूछा गया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस अक्षरण की बुनियादी उपलब्धि है। तो आपको बताना है यहाँ पर, संवेदीगामक, या पूर्व संक्रात्मक, या मूर्त संक्रात्मक, या अनौपचारिक। तो जैसे क से व से फिर क पे जाना, और यहाँ से फिर व पे आ जाना, यह जो आता है यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर पूछा गया था, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण कौशल छात्रों में अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने में प्रयास कर रही है। आपको बताना है यहाँ पर, सहपाठिता मतलब सहपाठिता की सहायता की बात जो है कौन करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत, या बी.एफ. स्किनर का प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, या जेरोम ब्रूनर का रचनावाद, या चौथा दिया गया है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो 8वें का जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर सहायता की बात जो है लेव वाइगोस्की जी करते हैं। तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, बी.एफ. स्किनर होंगे नहीं, जेरोम ब्रूनर होंगे नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पहला 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एमकेओ प्राण यानी स्कैफोल्डिंग या जिटपीडी, इसके बारे में यहाँ लिखा गया है, देख सकते हैं। क्या लेव वाइगोस्की जो है 3 अवधारणाओं को पेश किए हैं। तो यह एमकेओ क्या होता है, जिसमें बच्चा जो है अपने से ज़्यादा जानकार लोग से सीखना चाहता है, यह बात कहता है। और प्राण मचान मतलब इसके फोल्डिंग बीच में सहारा दिया जाता है, जैसे बच्चे यहाँ देख सकते हैं। और
साइकिल चलाने में बीच में जो सहायता दी जाती है उसे प्राण-वाचन कहते हैं। और जो जेडपीडी क्या होता है, तो एक दायरा होता है जिसमें ये उसको लगता है कि हम सीख जाएँगे, यही होता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर यहाँ दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपको यहाँ बताना है परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, या भाषा और संस्कृति, या भाषा और परिपक्वता। तो लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए विकास का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो ये होता है 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा, भाषा और संस्कृति की बात करते हैं, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 दिया गया है, जेंडर एक डैश अवधारणा है। तो क्या है जेंडर? मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, या जैविक अवधारणा है, या सामाजिक है, या शारीरिक? तो जेंडर एक सामाजिक है, क्योंकि इन्होंने जेंडर समाज में ही इसे बनाया गया है कि बच्चा और लड़कियां के बारे में बात करते हैं। तो जेंडर का अर्थ और केवल न केवल शरीर की संरचना या अन्य भौतिक संरचना में अंतर को प्रदर्शित करना है, बल्कि समाज में उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां इत्यादि भी हैं। तो यहाँ पर इसके पॉइंट कुछ दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है, क्योंकि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतरों को संदर्भित करता है। अगला पॉइंट दिया गया है, यह पुरुष और स्त्री गुणों, व्यवहार, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है, जिसे समाज कायम रखता है। जेंडर की परिवर्तित या पुनः उन्मुख किया जा सकता है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, बिलिंगी, वेशधारी और परालिंगी अपने जेंडर की स्थिति का निर्माण कपड़े पहनने, बोलने, चलने महिलाओं या चाहते हैं कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए। धर्म, कानून, विज्ञान और समाज के मूल्यों के पूरे समूह द्वारा जेंडर को मान्य किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों और खनिजों की पहचान कर सकती है और उसका वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार वह कौन-सी बुद्धि प्रदर्शन कर रही है? तो जो है नीता जो है जानवरों, पौधों, यानी यहाँ पर आपको बताना है अंतर्वैयक्तिक या प्रकृतिवादी या भाषाई या अंतर्वैयक्तिक। तो जो है पेड़-पौधों से लगाव रख रही है, तो इसलिए नेचर से उसे लगाव है, तो यहाँ पर प्रकृतिवादी हो जाएगी। तो 11 का पहला तो जो है हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताए हैं, यहाँ पर देख कर स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। जो है पहला बुद्धि का प्रकार था कि भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा जो है संगीतिक बुद्धि, चौथा जो है शारीरिक गति की बुद्धि, और पाँचवां जो है स्थानिक बुद्धि, छठवां अंतर्वैयक्तिक, और सातवां अंतरावैयक्तिक, आठवां जो है प्रकृतिवादी है। ये बढ़ा है, लेकिन ये 8 ही प्रकार पूछा जाता है एनसीईआरटी में, तो इसलिए यहाँ पर 8 प्रकार माना गया। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, जो है पूछा गया था, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? आपको बताना है यहाँ पर 12 का कौन सा सही उत्तर है। कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उनकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, दंडित नहीं करना होता है। प्राथमिक स्तर पर कागज पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। दूसरा ये दिया गया है, तीसरा पॉइंट, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अध्ययन गति निर्धारित करनी चाहिए, या विद्यार्थियों को अध्ययन के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पर 12 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो चौथा जो है सही सबसे बेस्ट लग रहा है, अवसर प्रदान करना, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग को निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया अच्छा लड़का अच्छा लड़की के उन्मुखीकरण के बारे में, या दिया गया है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, या तीसरा दिया गया है सामाजिक एवं व्यवस्था उन्मुखीकरण, या चौथा दिया गया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो यहाँ रोहित को चोरी करना गलत लगता है और वो व्यवहार को वजह से निष्कासित कर सकता है, इसलिए लॉरेंस कहल वह अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर 13 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, पहला ही सही, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की उन्मुखीकरण। तो आइए बात करते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है 3 स्तर बताए थे, यानी 6 स्टेज बताए थे, यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। पहला बताए थे लॉरेंस कोहलबर्ग पूर्व पारंपरिक नैतिक अवस्था, दूसरा बताए थे पारंपरिक नैतिक अवस्था, तीसरा बताए थे पारंपरिक नैतिक अवस्था। तो ये रहा, और इन्हीं को जो है 2-2 स्तर बताए थे। तो पहला जो है था पूर्व आज्ञाकारिता दंड उन्मुखीकरण, और दूसरा दिया गया था उन्मुखी सजा से बचने के लिए संचालन। तो देखकर आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं कि ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों को संग्रह, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का निर्धारण रखना है, डैश कहलाता है। तो किसमें रखा जाता है पूरे वर्ष का उसका लेखा? तो ये रखा जाता है, किसमें आपको बताना है। पहला आपसे दिया गया है रूब्रिक फाइल या सूचना पत्र या पोर्टफोलियो। तो बच्चे का जो है पूरा रिकॉर्ड जो है ये पोर्टफोलियो में रखा जाता है यहाँ पर, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
देख सकते हैं पोर्टफोलियो द्वारा क्या लिखा गया है यहाँ पर उसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रह जिसका लक्ष्य उसके प्रदर्शन का वितरण रखना पोर्टफोलियो कहलाता है। यह शिक्षार्थियों की क्षमताओं और विचारों दृष्टिकोण का प्रमाण प्रदान करता है। एक पोर्टफोलियो बच्चों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। यह टीम आधारित गतिविधियों, सामाजिक परियोजनाओं और साथियों से संबंधित व्यवहार का आकलन करता है और निर्देशात्मक प्रक्रिया और मूल्यांकन प्रक्रिया के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक बच्चे के भावात्मक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है, तो क्या बनाती है? सक्रिय अन्वेषक या सक्रिय अनुयायी अनुयायी या निष्क्रिय अनुयायी, या चौथा दिया गया है निष्क्रिय अन्वेषक। तो 15 का सही उत्तर जो है पहला हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषक बनाता है, खोजबीन बनाता है। जॉन डीवी कहते हैं प्रगतिशील के बारे में कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? आपको बताना है यहाँ पर। केंद्रीयता, बाह्य प्रेरणा या सृजनात्मकता या कार्यात्मक स्थिरता। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 पूछा गया था कि अस्थिबाधित अवस्थाओं का अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेश हेतु क्या जरूरी है? आपको बताना है यहाँ पर। मानविकी पाठ्यक्रम या अवसंरचनात्मक अभिगम्यता या आधिकारिक का स्थिर दृष्टिकोण या विशेष विद्यालयों में स्थापन। तो कौन सा सही होगा? 17 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा, अवसंरचनात्मक अधिगम्यता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? अधिगम एवं विकारों का बहुक्रम, या हल्की मानसिक मंदता, या मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, या चौथा दिया गया है बाल्यावस्था की समावेशी पेशी क्षमताएं। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अधिगम विकारों का बहुक्रम होता है पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया, तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न में कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है पूछा है? तो आपको बताना है समता या पृथक्करण और समाज नामीकरण, या विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, या चौथा दिया गया है व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर पृथक्करण यानी अलग नहीं करेंगे, और नहीं पूछा था तो यही सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर यहाँ पर दिया गया था। इस तरह का क्वेश्चन कथन दिया गया था और तर्क आपको बताना है कौन सा सही था। तो कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान सीख लेते हैं संरक्षण सीख लेते हैं। और दूसरा तर्क दिया था, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, और दूसरा दिया गया है ए और बी दोनों गलत है, लेकिन आर एस की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत है। ए आर दोनों गलत है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। रीजन जो है ए की व्याख्या कर रहा है इस प्रश्न के माध्यम से। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? आपको बताना है यहाँ पर। प्रतिमान की प्रक्रियाओं को याद रखना, या प्रतिमान पर आधारित केंद्रित करना, या अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का अवलोकन करना, या प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पूछा गया था यहाँ पर। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बताना है वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है, या वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रियाओं की को समझ सकती है, या दिया गया है वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है, या वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। तो यहाँ पर 22 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा, कि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए? तो विषय वस्तु अभिमुखी, या पाठ्यक्रम केंद्रित, या प्रयोगात्मक, या व्यवहारात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो तीसरा सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इससे पहले यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एनईपी के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे सांस भरती है। दुश्चिंता का सामना करने के लिए वह कौन सी तकनीक का प्रयोग कर रही है? समस्या समाधान, या भाव नियमन, या परिहार्यता, या खंडन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 24 का दूसरा सही हो जाएगा। ये जो है भाव नियमन का कर रही है, उसके भाव में
श्वास लेकर। यहाँ पर परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता का सामना करने के लिए वह भाव नियमन तकनीकन का उपयोग कर रही है। भाव नियमन कौशल वे क्षमताएं हैं जो व्यक्तियों को स्थितियों के प्रति उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने में मदद करती है। आगे बात करते हैं समस्या समाधान क्या है और ये क्या है, परिहार्यता खंडन क्या है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है। कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी है एक क्या है, प्रयोगात्मक व्यवहार अधिगम करता है या स्वतः प्रेरित अधिगम करता है या प्रदर्शन अभिमुखीकरण अधिगम करता है या बाह्य अधिगम करता है। तो यहाँ पर जो है कोविड के दौरान रोहिणी अपनी बड़ी बहन को मौजूद कहानियों की पुस्तक नापसंद करती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्वतः प्रेरित है वो अधिगम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती है। अधिगम क्षमता या किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार या निराधार दावे या अस्थायी संकलनात्मक ठहराव। तो यहाँ पर 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा, किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर दिया गया है। यहाँ पर निम्न में कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है। पहला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, या दूसरा दिया गया है अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, या तीसरा दिया गया है विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, चौथा दिया गया है कहानियों और उपकहानियों का भी इस्तेमाल। तो 27 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन संख्या दूसरा हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट जो है गलत है, ये अमूर्त से नहीं होता है, ये जो होता है मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र होता है, इसलिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, बाकी तीन सही हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षक की यह तिथि विधि क्या दर्शाता है, आपको बताना है। अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि अभ्यासपूर्ण और पुनरावृत्त विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी को 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने का तत्काल भूलने की संभावना रहती है। ऐसा कोई बात नहीं है। प्रभावकारी नहीं है कि क्योंकि केवल अभ्यासपूर्ण करना अर्थपूर्ण अधिगम का उपयुक्त तकनीक है। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि अभ्यासपूर्ण अधिगम के लिए जटिल प्रक्रिया है। तो 28 का सही उत्तर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। अधिक प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल अभ्यासपूर्ण करना अर्थपूर्ण अधिगम को उपयुक्त तकनीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर यहाँ दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावकारी नहीं है। तो बताना है यहाँ पर कलन विधि या अन्वेषक विधि या बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि या दोहराव या प्रकार्यात्मक आबद्धता। तो यहाँ पर 29 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा। पहला दूसरा सही है और तीसरा चौथा जो है ये दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनकी ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता। रटना, विचारान्वेष या स्कीमा, सक्रियता या संकल्पना मानचित्रण। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 30 का पहला ही सही हो जाएगा। रटना ये नहीं होता, बाकी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, बस आज का 30 क्वेश्चन इतना रहा। धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाय।